रामलीला का जब मंचन होता है तो आपके दिल में कहीं कोई इच्छा जागृत होती कभी कि एक आध पार्ट अगर मिल जाते तो मैं अभिनय कर देता। कलाकार और कला कभी बूढ़ी नहीं होती है। सन 1982 से मैं इस रामलीला से जुड़ा हूँ। कई वर्षों तक हनुमान का पाठ लगातार रहा है। रघुवर दर्शन पाए हैं मैंने। पास न हारमोनियम वादक था, न तबला वादक था। तो ये मेरा निवेदन है दर्शकों से भी कि राम जन्म में, हनुमान जन्म में वैसे ही उत्साह दिखाएं जिस तरीके की वो सुपना का लीला के दिन। ये माला वेश कीमत की। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। रामलीला के कलाकारों से परिचय कराने की सीरीज़ हमारी लगातार जारी है और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में नगर पालिका के पूर्व सभासद और सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय भागीदारी निभाने वाले स्थानीय निवासी महेश चंद्र जूंडी जी हैं। आज उन्हीं से हम रामलीला के अनुभवों को लेकर तमाम जानकारियाँ लेंगे और ये भी जानेंगे कि जिस दौर में उन्होंने रामलीला में प्रतिभाग किया होगा उस दौरान किन किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा होगा, या तब संसाधनों और सुविधाओं की कमी थी, उस दौरान रामलीला को लेकर किस तरह के इंतजाम करने पड़ते थे, ये इन सब बातों पर उनसे चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ, सबसे पहले तो नोटियाल जी, आपके चैनल से माध्यम से आपको या सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आपने रामलीला के संबंध में जो बात पूछी है, तो हम इस रामलीला को सन 1982 से मैं इस रामलीला से जुड़ा हूँ और 1982 से कुछ वर्षों तक मैंने इस रामलीला में शुरुआत में शूर्पणखा और हनुमान का पाठ कई वर्षों तक खेला है। फिर उसके बाद शूर्पणखा का पाठ ब्रेक करने के बाद कई वर्षों तक हनुमान का पाठ लगातार रहा है। उसके अलावा भी कई पात्रों का अभिनय किया है। रामलीला में आप 1982 की बात कर रहे हैं, शुरुआती दौर रहा होगा तब तब कि रामलीला का जो स्टैंडर्ड था, स्तर था, जो आज और आज के स्तर में आपको कितना बदलाव नजर आता है? हाँ, बदलाव तो बहुत है। नोटिया जी, जब हम लोग रामलीला की शुरुआत की थी तो उस टाइम हम अपने पुराने गांव बरसू से कड़ी तख्ता स्टेज बनाने के लिए लाते थे। और शुरुआत जब हमने, याद है हमको कि जब हमने शुरुआत की रामलीला की थी तो पीड़ा गांव से हम, बाज़ार में होते हुए भी, लेकिन पीड़ा गांव से हम रामलीला करने के लिए कपड़े ले आए थे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन उस टाइम पे बड़ी कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ता था। पात्र भी शुरुआत में हमारे पास बहुत कम थे। एक ही पात्र को दो दो तीन तीन पात्रों का अभिनय करना पड़ता था। और आज तो हर चीज़ की सुविधाएं हो गई हैं। मंच से लेके, माइक से लेके, हमारे टाइम पे तो माइक भी नहीं हुआ करते थे। आज तो कॉलर माइक हैं। उस टाइम पे हैंगिंग माइक होते थे, स्टैंड माइक होते थे। हाथ में लेकर पात्र इधर उधर माइक को लेके चलता था। तो तब और आज में तो बहुत अंतर हो गया। कलाकारों के रूप में भी कितना बदलाव आप देख रहे हैं? जिस तरह उस वक्त कलाकार पूरी तरह एक तरह से पूरी तैयारी के साथ उसे मंच पर उतारा जाता था, और आज जिसे हम रिहर्सल भी कह सकते हैं, तो हाँ, क्या बदलाव उसमें है? उसमें विशेष बदलाव ये है कि हमारे टाइम पे हमको जो रिहर्सल देते थे, हालांकि हमारी जो पुनाड़ की रामलीला हुई थी वो हम ही लोगों ने शुरुआत की थी। और सर्वप्रथम 82 में जब हमने रामलीला शुरू की थी तो भाई स्वर्गीय नत्था प्रसाद नौटियाल जी के संरक्षण में हमने रामलीला की शुरुआत की थी। और थोड़ा बहुत हमको जो सिखाते थे वही हमको सिखाते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि आज के कलाकार तो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से सारा सीख रहे हैं, लेकिन हमने बड़ी कठिनाइयों में सीखा है और अपने साथियों को सिखाया है। तब जो मैंने संसाधनों की बात की आपसे, तब हारमोनियम, ढोलक और तमाम व्यवस्थाओं के लिए जैसे गांव का एरिया था तो
कहाँ से अरेंज, कहाँ से व्यवस्थाएं उसकी हो जाती है? हाँ, हमारे पास ना हारमोनियम वादक था, न तबला वादक था। अब हमको शुरू-शुरू याद है, जब हम शुरू रामलीला में किए थे, तो एक गोविंद सिंह घोलतिर के एक मित्र थे हमारे, वो हारमोनियम बजाने आते थे हमारे यहाँ। और तबला भी ऐसे ही, कभी कोई लड़का हल्के-फुल्के में तबला बजा देते थे। ढोलक, तबला तो बहुत बाद की बात हुई, तब ढोलक। तो बड़े कठिनाइयों का सामने में हमने रामलीला की शुरुआत की। लेकिन आज धीरे-धीरे हमारे पास भी कई संसाधन नए जुट गए हैं। अपने बीच हारमोनियम वादक भी बच्चे भी तैयार हो गए हैं। वैसे कई वर्षों से हर्षवर्धन रावत जी हमारे गणेश विद्या मंदिर में अध्यापक हैं, वो हारमोनियम वादक का काम करते हैं। उनका छोटा बालक है, वो तबला वादक है। तो इस प्रकार से हम कलाकारों को जो प्रेजेंट टाइम के जो कलाकार हैं, वर्तमान में जो विभिन्न मंचों पर अपना अभिनय कर रहे हैं, उनके लिए क्या एक तरह से, क्या आपने भी काफ़ी लंबे समय तक जो है अभिनय किया है, क्या आप नई चीज़ क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें? हाँ, और संदेश कलाकारों को मेरा ये संदेश है कि जैसे हमारे टाइम पे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने भी कई साल सुपनाका का अभिनय किया है। लेकिन हम जो सुपनाका के अभिनय के में जो गाने गाते थे ना, तो वो रियल गाने जो किताबों में होते थे, वो गाते थे। आज हम देख रहे हैं कि शूर्पणखा के जितने भी पात्र हैं, मैं कोई उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन गानों को कम और फ़िल्मी गानों पे ज़्यादा डांस हो रहा है, बनावटी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा हो रही हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं दर्शकों से या जनता से निवेदन ये भी करता हूँ कि जितनी भीड़ आज शूर्पणखा लीला में मैं देखता हूँ कि जितनी भीड़ शूर्पणखा लीला में होती है, उतना ठीक शूर्पणखा लीला के दूसरे दिन हनुमान जन्म होते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि जिस तरीके का उत्साह शूर्पणखा लीला में लोग दिखाते हैं, उस तरीके का हनुमान प्रकट में या राम जन्म, फर्स्ट दिन राम जन्म होता है, गांव के ही कुछ महिलाएं आती हैं, अपने जो मंडली के लोग होते हैं, वही राम जन्म में शरीक होते हैं। तो ये मेरा निवेदन है दर्शकों से भी कि राम जन्म में, हनुमान जन्म में वैसे ही उत्साह दिखाएं जिस तरीके की वो शूर्पणखा लीला के दिन उत्साह दिखाते हैं। जूनी साहब, मैं अभी कई लोगों से चर्चा कर रहा था, इससे पहले भी मैंने साक्षात्कार किया, तो वहाँ पर एक विषय आया कि जो आज के कलाकार हैं, चाहे उसमें हम लोग भी रहे हों, तो वो डायरी पकड़ के बोलना, उससे क्या कहीं ना कहीं हमारे अभिनय में फ़र्क पड़ता है, उसका कहीं ना कहीं वो असर डालता है कि हम जैसा अभिनय करना चाहें वैसा नहीं कर पाते। हाँ, तो हाँ, उसका इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, वो जिस तरीके से वो बच्चों को रिहर्सल की कमी है। और रिहर्सल मैं देखता हूँ उधर आपकी कुमाऊँ की रामलीला आजकल तो सोशल मीडिया में कहीं देखने के लिए मिलता है, कुमाऊँ की है या पौड़ी की रामलीला है, वहाँ बच्चे एक एक महीना पहले से रिहर्सल करते हैं। तो अगर आप रियाज़ लंबे समय से करेंगे तो वो हमको कागज़ रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब होता क्या है कि आजकल जितने भी गांव के पात्र होते हैं बच्चे, तो सब स्कूल वाले होते हैं, अभी परीक्षाएं होती हैं, इसलिए बच्चों का समय देना भी उचित नहीं होता है और बच्चों को बाध्य भी नहीं किया जाता है। लेकिन उन बच्चों से भी मेरा ये निवेदन है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर रामलीला का अभिनय करना है तो उसमें भी बिना कागज़ का अगर पात्र अभिनय हो तो सबसे अच्छा है। अ, आप भी रामलीला जब आप लोगों ने शुरुआत कराई होगी, तो उस दौरान आप भी रिहर्सल देते थे लोगों को, जी, जो कलाकार थे, उसमें आपने भी रिहर्सल दी है कई बार। तो उस समय आप किस तरह का माहौल तैयार करते थे, जो आज के उस रिहर्सल के दौरान भी किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रियाज के कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है, उसके लिए प्रैक्टिस और रियाज बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि रिहर्सल के लिए तो समय अति आवश्यक है। और रिहर्सल, लेकिन हमारे टाइम पे और हमसे पहले मैं सुनता था, हालांकि मुझे उनके सानिध्य में कभी रियाज करने का मौका नहीं मिला। अपने बड़े भाई नंदा दत्त जुयाल जी थे, तो वो जब बच्चों को रिहर्सल देते थे तो एक बार, दो बार, तीन बार बताते थे कि किस लाइन में गाना है। उसके बाद चौथी बार वो डांट डपट कर लेते थे, लेकिन कोई बच्चा उसमें सीखता था, कुछ सीखता था। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। अगर आज किसी के बच्चे को अगर हम डांटें तो पता चल रहा है कि घर में झगड़ा शुरू हो गया, तो वो चीज़ नहीं है आज की डेट में। रामलीलाओं में जो अभिनय आज
जो हो रहे हैं, कौन से संवाद पर आपको लगता है कि जो संवाद दर्शकों के आज के दौर में आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, उन संवादों पर उनको समय ज़्यादा दिया जाना चाहिए? कई बार कोई ऐसे संवाद थे कि वो आधा रात हो गई साहब, तो संवाद चला, दर्शक कई चले जाते थे। इस तरह की कोई ऐसी लगता है आपको कि संवाद को और बृहद किया जाना चाहिए? कई संवाद ऐसे हैं जो अब विलुप्त भी हो रहे हैं। हाँ, संवाद तो सही होने चाहिए, लेकिन इसमें साथ साथ जनता का भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। वो जनता पे डिपेंड करता है। संवाद कई बार तो हमने ये भी देखा कि अच्छा संवाद चल रहा है लेकिन पब्लिक उठ जाती है, फिर उनसे निवेदन करना पड़ता है। तो और मैं सोचता हूँ कि जनता भी इसलिए उठती है कि हम रामलीला के दौरान बीच में अनावश्यक कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम करते हैं, तो उससे जनता बोर होती होगी, इसलिए हमारे संवाद छूट जाते हैं। लोनी साहब, आपने हनुमान और शूर्पणखा के साथ साथ हास्य कला में भी जौहर दिखाए हैं रामलीला के मंच में। तो हास्य कला में कितना मुश्किल होता पब्लिक को हंसाना या उसको एक वो करना? हाँ, वो तो जब मंच में जाओ तो स्वतः ही कला निखर जाती है, उसमें वो कुछ नहीं है। हनुमान का जब जन्म होता है, जिस दिन हनुमान प्रकट का जो रामलीला का जो मंचन होता है जिस दिन, उस दिन आपने अभी कहा कि वास्तव में लोग कम आते हैं। हालांकि अब तो लोग आस्था बढ़ गई लोगों की, तो भीड़ भी होने लग गई है। लेकिन जिस दौर में आपने किया उस गांव क्षेत्र के लोग तो आते होंगे, लेकिन बाहरी से जो बाहर के लोग कम आते थे। अब आपको क्या लगता है कि उस दिन इसको क्या एक हनुमान उत्सव के रूप में भी मनाया जाना चाहिए? जी, बिल्कुल मनाना चाहिए। और मैंने तो जितना वर्ष भी हनुमान का पाठ खेला है, तो हमारा रामलीला शुरुआत के दौर जब झंडा लगता था हनुमान जी का, उस दिन से लेके और रामलीला समापन तक अब चलता है घर में लहसुन प्याज, लेकिन ये सब चीज़ त्याग देते थे हम। हनुमान का पात्र जब मैं उसका अभिनय करता था, तो ये सब चीज़ त्याग के हनुमान जी का पाठ खेलता था। हनुमान और शूर्पणखा, दो अभिनय आपने काफ़ी लंबे समय तक किए, तो चाहेंगे कि आप जो भी आपको याद हो, ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन जो भी आपको याद हो, जो भी लाइनें याद हो, क्योंकि मकसद ये है कि आपकी कला लोगों तक भी पहुँचे। हाँ, मैं हनुमान जी का एक मालकोस 2 लाइन बोलूँगा। मालकोस में है, रघुवर दर्शन पाए हैं मैंने, रघुवर दर्शन पाए हैं मैंने, जन्म जन्म के पाप कटे हैं, जन्म जन्म के पाप कटे हैं, सुकृत सुफल फल खाए हैं मैंने, रघुवर दर्शन पाए हैं मैंने। बहुत सुंदर। हनुमान का एक और जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, या एक तरह से अपने हनुमान के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव पैदा करता है, वो अंतिम दिन का होता है, जब श्री राम हाँ, हनुमान को माला अर्पित करते हैं। उस पर भी 2 लाइन अगर होती। हाँ, हनुमान जी पूरी रामलीला के दौरान बोलो या उस टाइम पे बोलो, हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सेवा की है। और जब राज तिलक के दिन लास्ट दिन रामचंद्र जी हनुमान जी को एक अपनी माला, गले की माला उतार के हनुमान जी को देते हैं, तो उस टाइम हनुमान जी कहते हैं, उनका ये कहना है कि आपने मुझे ये माला दी है, इस माला में कहीं भी मुझे राम नज़र नहीं आ रहे हैं,
तो इसमें 2 लाइन गाने के रूप में बोलूँ मैं। दई महाराज ने माला, दई महाराज ने माला, ये माला वेश कीमत की, मैं तोड़ा एक दाने को, मैं तोड़ा एक दाने को, न इसमें राम अंकित है। दई महाराज ने माला, ये माला वेश कीमत की। गाना बहुत लंबा है लेकिन इस सूक्त में बहुत सुंदर। और आपको जो रामलीला के दौरान आपको बहुत वैसे किसी मैंने सूर्पनखा का पार्ट जो है बहुत सालों के बाद मेरे बेटे ने जब लक्ष्मण का पार्ट अपने गांव में खेला था तो लक्ष्मण के साथ मैंने सूर्पनखा का भी अभिनय किया है। पुराने कलाकारों ने मुझे बहुत ज़बरदस्ती की कि नहीं बेटा लक्ष्मण का खेला तो तुम मुझे मजबूरन उसके साथ सूर्पनखा का पार्ट खेलना पड़ा। नहीं, लोग सूर्पनखा को उस रूप में देखते हैं, लेकिन जब अभिनय की बात आती है तो सूर्पनखा के कई जो पार्ट हैं या जो उसका वो है तो बहुत ही सुंदर है, वो बहुत मार्मिक हैं, वो प्रभावित कर देते हैं। हाँ हाँ लेकिन अब बिल्कुल जो आपने कहा कि वो चीज़ अब होती नहीं है। होती नहीं है। मैं अभी भी आपके इस चैनल के माध्यम से सूर्पनखा के जो भी पात्र होंगे उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि रामायण की पुस्तकों में सूर्पनखा के जो भी गाने हैं उनको ज़्यादा गाएं तो वो बेहतर होगा। ढूंढी जी, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप रामलीला के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो ये नई पीढ़ी है इसकी और भव्यता बढ़े, रामलीला के प्रति लोगों का आकर्षण उत्साह और बढ़े, क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी को मेरा यही संदेश है कि जो रामायण में है एक्चुअल उसका अनुसरण करें, उसी पे ज़्यादा फोकस करें। ये जो आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कई पात्र जो हैं वो डीजे साउंड पे उस पे भी गाना गाते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा कम ध्यान दें और जो उसकी एक्चुअल है उस पर। आप लोगों के दौर में जब आपने 1982 में रामलीला की शुरुआत की होगी तो जो रामलीला के लिए स्थान जो होते हैं आज भी वही उन्हीं स्थानों पर रामलीला होती है, जैसे कि आपको लगता है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा जगह स्थापित होनी चाहिए ताकि भव्य रामलीला का आयोजन हो? हाँ हमारे पास 82 से आज तक थोड़ा बदलाव इस चीज़ में हुआ है कि उस टाइम पे हमारे पास मंच हमने कहा नहीं कि कड़ी तख्ते का होता था, माइक की व्यवस्था नहीं होती थी, और रामलीला खेतों में होती थी। माइक मंच में तो बदलाव हुआ है, कपड़ों में बदलाव हुआ है, टेंट में बदलाव हुआ है, लेकिन वो स्थान में बदलाव नहीं हुआ है। अब वो बड़ी विकट समस्या हम लोगों के पास है कि अब हम खेतों के अलावा उसको कहीं कर भी नहीं सकते हैं। गांव में तो रामलीला खेतों में ही होती है, हाँ लेकिन एक मजबूरी भी होती है लोगों की, गांव की उस मर्यादा में रहते हुए खेतों में रहते रामलीला का। तो खेतों के जब हमारे यहाँ रामलीला खेतों में होती है इसीलिए हम अक्टूबर महीने विजयदशमी पर्व पे जो नवरात्रि पर्व चलते हैं उस पर रामलीला होनी चाहिए, इसीलिए हम उस पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि खेतों में फसल रहती है और फसल लेट करने के बाद हम रामलीला को लेट करते हैं। एक प्रश्न है कि रामलीला में अच्छे कलाकारों को तराशने के लिए क्या एक अनुभवी लोगों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो तमाम जगहों पर जाकर कलाकारों को रिहर्सल दें और एक बेहतर कलाकार बने? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमने बीच में 1-2 बार ऐसा भी प्रयास किया था कि पूरे जनपद की और पूरे रुद्रप्रयाग की एक रामलीला हो, लेकिन अभी क्या हो गया कि रुद्रप्रयाग का दायरा काफ़ी बढ़ गया है तो उसमें लोग सहमत नहीं हुए। आज भी रुद्रप्रयाग में हमने तो अभी विगत 2-3 साल पहले 5-5 रामलीलाएँ देखी हैं। अच्छी बात है
लेकिन जिस प्रयास को चाह रहे थे कुछ लोग, हम लोग भी चाह रहे थे कि पूरी एक रामलीला हो, वो नहीं हो पाई है। और मैं तो सोचता हूँ शायद हो भी नहीं पाएगा। रामलीला में जो आपसी कलाकारों का जो अब एक छोटा सा शहर है, छोटे शहर में अगर रामलीला हो रही है तो वहाँ पर 5 जगह अगर रामलीला होगी तो एक ही दिन अगर दोनों जगह रामलीला हो रही तो जो दर्शक एक जगह जाना चाहेंगे वो बढ़ जाएंगे। हाँ, वो बन जाएंगे, बन जाएंगे। लेकिन कुछ दर्शक ऐसे हैं कि भाई हमको वहाँ की रामलीला भी देखनी है, वहाँ की भी देखनी है, तो वो दिन तय करते हैं कि भाई हम उस लीला को, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन पे एक ही जो रामलीला होती है। आज वहाँ अगर यहाँ सुपना का लीला है तो वहाँ हनुमान जन्म है, तो इस तरीके से आगे पीछे होती है। तो दर्शक भी ये सोचते हैं कि यार पुनाड़ की रामलीला भी देखनी है, गुलाब राय की भी देखनी है, बाजार की भी देखनी है, इस तरीके से। रामलीला का जब मंचन होता है तो आपके दिल में कहीं कोई इच्छा जागृत होती कभी कि एक आध पार्ट अगर मिल जाते तो मैं अभिनय कर देता? नहीं होता तो हमने कहा नहीं कि देखो कलाकार और कला कभी बूढ़ी नहीं होती है, लेकिन परिस्थितियाँ, समय इंसान को बूढ़ा बना देता है, जिसके लिए कि मजबूर हो जाता है। कभी भाव पैदा हुआ खेलने का? हाँ, भाव पैदा होता है, क्यों नहीं होता है, लेकिन भाव होता है। कभी कभी अभी कुछ साल पहले, अभी 2-4 सालों से तो ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियों के कारण हम मंचों में जा भी नहीं पाए, तो भाव जगते हैं। जो आदमी 82 से इससे जुड़ा होगा तो भाव तो स्वतः ही जगेंगे। आपके साथ के जो लोग उस दौरान पार्टिसिपेट करते रहेंगे रामलीला में, जो भागीदारी करते रहेंगे, ऐसे कलाकारों को आपने आजकल कहीं किसी मंच में देखा है? आप ही के उम्र दराज जो लोग अभिनय कर रहे होंगे? हाँ हाँ, हमारे साथ के अपने चक्रधर प्रसाद सिमोल जी हैं हास्य कलाकार के रूप में। वो आज भी वो मंचों में जाते हैं, बराबर जाते हैं। और जब हम थे तो हमारे साथ जो बच्चे थे वो आज भी जाते हैं। आप भी उसके वो हैं, आप आज भी कलाकार के रूप में आप मंच में जाते हैं। जब हमने शायद आप 82 की रामलीला जब हमने शुरुआत की तो तब भी आपको याद होगी। आप भी हमारे कलाकार हैं, ऑलराउंडर कलाकार। आप तो हमारे ऑलराउंडर कलाकार रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई लोगों को रामलीला जो है उनके आगे जो है सतत आगे जो आगे आने वाली पीढ़ी में वहाँ भी उनके इस जो नशे को जो है आगे तक ले जाया जा रहा है। जैसे आप अभिनय करते हैं तो आपका बेटा भी जो है हाँ, नहीं, आज भी जब हमारे यहाँ रामलीला की शुरुआत होती है तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ। हम जितना हमसे हो पाए बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। हम वो बच्चे भी हमारे ही हैं, उनको हम लोग नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। आज भी हम वो जो अभी आपने पूछा ना कि भावना जागती हैं, तो हम अपनी भावनाओं को वहाँ जो बच्चों को रिहर्सल देनी है ना उसी में पूरा कर लेते हैं। मंच मैंने जाके और रिहर्सल में ही अपनी भावनाओं को पूरा कर लेते हैं। अंत में एक सवाल कि रामलीला के हमारा कोई उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि रामलीला में जिन लोगों ने लंबे समय तक प्रतिभाग किया उन लोगों से एक मुलाकात करना और उनके अनुभवों को जानना, ये हमारा प्रयोजन था इस कार्यक्रम का। तो इस रूप में आपका कोई अंतिम प्रश्न भी है, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे रहे हों जो आप शेयर करना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा आपका जो प्रयास है, आप इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आपने इस तरीके से जो पुराने कलाकारों को बुलाकर और उनसे अनुभव आप शेयर कर रहे हैं, तो आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और नए कलाकारों के लिए हमारा यही संदेश है कि वो जब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उनके साथ पुराने लोग भी हैं, तो उनसे भी अपनी राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए। तो ये थे महेश चंद्र ढूंढी जी, पूर्व नगर पालिका सभासद हैं, तमाम सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।